हाय दोस्तों, क्या आप जेएनयू से मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं? आप जेएनयू जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे एक महाविद्यालय से आप एमए पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल करना चाहते हैं। अगर आप इस काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सोने पे सुहागा का काम करेगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2020 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। इसकी हम इस पूरे वीडियोज़ को आपको बता दें कि दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, चूँकि एग्ज़ाम जो है वो एनटीए कंडक्ट करती है और टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम 50-50 क्वेश्चंस करके दो भागों में इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि एनटीए के द्वारा जेएनयू एंट्रेंस की हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है एवं हर साल वहाँ पे बच्चे काफ़ी मेहनत से और काफ़ी कंपटीशन के दौर से गुजर कर वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि 2020 में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो बहुत ही सिंपल सा लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। हु इनिशिएटेड इंटरनेशनल सोसाइटी थ्योरी एज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री स्कूल ऑफ थॉट, रियलिज्म, रैशनलिज्म एंड रिवोल्यूशनरिज्म। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मार्टिन रॉइट के द्वारा दिया गया था। यहाँ पे किनेथ वॉल्ज आप देख पा रहे हैं, किनेथ वॉल्ज जिसको हम लोग फादर ऑफ नियो रियलिज्म के तौर पे देखते हैं, एवं साथ में हैडले वुल और रेमंड नॉरेन है। ये दोनों जो है इंटरनेशनल रिलेशन में एक इफिशिएंट विचारक देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन था वो काफ़ी आसान था। उसमें पूछा था एनएसए ऑफ इंडिया कौन है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो वो ए.के. डोभाल यानी कि अजीत डोभाल है, हम सबों को पता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो भी इंटरेस्टिंग था। अरिस्टोटल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ अ स्टेट इज बेसिकली, जो अरिस्टोटल जो है जिनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, जिनको फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है, उन्होंने स्टेट के ओरिजिन के बारे में क्या कहा? तो बेसिकली अरिस्टोटल जो है वो हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट देते हैं, यानी कि उन्होंने ऐतिहासिक विकास होने के साथ उन्होंने राज्य की उत्पत्ति की बात की थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था, आपको मैच द फॉलोइंग आया था। तो इसमें आपको बता दें जो मॉरिस जोन्स हैं वो वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम की बात करते हैं, रजनी कोठारी जो है वो कांग्रेस सिस्टम की बात करते हैं, एम.एन. श्रीनिवास जो है वो संस्कृताइजेशन की बात करते हैं, एवं अतुल कोहली जो है वो क्राइसिस ऑफ गवर्निटी की बात करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया था वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें पूछा गया था। तो इसमें हम देखते हैं कि अभिनव भारत जो है वो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा नहीं एस्टेब्लिश किया गया था, बल्कि इसके एस्टेब्लिशमेंट सावरकर के द्वारा 1904 में किया गया था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसके बाद है हु फाउंडेड डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कझगम। तो द्रविड़ मुनेत्र कझगम की स्थापना जो है वो 1949 में सी.एन. अन्नादुराई के द्वारा किया गया था, और ये तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और लोकसभा में थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो ये पूछा गया था कि आपको बताना है इनमें से कौन जो है वो सिंडिकेट ग्रुप में नहीं थे। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन ए के कामराज, संजीवा रेड्डी, एस के पाटिल, अतुल्य घोष और निजालिंगप्पा जो है, ये ABC ये तीनों जो है वो सिंडिकेट ग्रुप जो 60s के दौर पे बनी थी उस समय वो उसमें थे, लेकिन गुजारी लाल नंदा एवं चंद्र भानु गुप्ता जो है इसके पार्ट नहीं थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये पूछा गया था कि मॉर्टन कपलान जिनको हम लोग सिस्टम थ्योरी के अंतर्गत इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ते हैं, उन्होंने इनमें से कौन जो मॉडल दिया है इसको क्रम में सजाएं। तो हम लोग देखते हैं उन्होंने जो भी मॉडल दिया है, पहला बैलेंस ऑफ पावर, दूसरा लूज बाइपोलरिटी सिस्टम, तीसरा टाइट बाइपोलरिटी सिस्टम, फोर्थ यूनिवर्सल इंटरनेशनल सिस्टम, और जो फिफ्थ था वो था यूनिवर्सल वीटो सिस्टम। तो इसमें से जो अरेंज होगा सिक्वेंशियल ऑर्डर में वो ABCD ही होगा, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें यह पूछा गया था कि मॉर्गेनथाउ जिनको हम लोग फादर ऑफ रियलिज्म कहते हैं, यथार्थवाद के पिता कहते हैं, उन्होंने जो भी प्रिंसिपल्स दी थी इनमें से कौन जो है उनके प्रिंसिपल के बारे में सही नहीं है। तो हम लोग देखते हैं पॉलिटिक्स इज रूटेड इन द परमानेंट एंड अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर, बिल्कुल सही है। इसके बाद सेल्फ इंटरेस्ट इज द बेसिक फैक्ट ऑफ ह्यूमन कंडीशन, ये भी सही है। इसके बाद कोएर्सन इज ओनली पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये गलत है, क्योंकि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में कोएर्सन नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट की बात की है। इसके बाद ऑप्शन डी नेशनल इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर, बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो A, B और D सही होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पूछा गया था कि लोकसभा में मिनिमम जो कोरम होता है वो कितना होता है। तो टोटल मेंबर्स
कि अगर 1/10 मेंबर वर्किंग डे में मौजूद रहे तब लोकसभा का संचालन हो सकता है, यानी कि कोरम जो होता है वो 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ एमपीज इन द लोकसभा होता है। इसके बाद ये पूछा गया था क्वेश्चन कि भाई नौरोजी जो है, ठीक है, वो कलकत्ता सेशन जो कांग्रेस हुआ था 1906, दैट हिज एम वाज सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज लाइक दैट ऑफ यूनाइटेड किंगडम और कॉलोनीज, द आइडिया वाज वेहमली अपोज्ड बाय, जो उनका एक स्वराज का कॉन्सेप्ट था उनको किसने अपोज किया था, तो बिपिन चंद्र पाल जो है वो उस समय हमें देखने को मिलता है कि इसकी अपोजिशन की थी। आपको बता दें कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी स्थापना जो है 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया था कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोरिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो हिस्टोरिकल अप्रोच के बारे में इसमें मात्र 2 ही स्टेटमेंट सही है और वो है इट फोकस्ड ऑन सेक्वेंसेस ऑफ सेलेक्टेड इवेंट्स विद इन ए पार्टिकुलर फेज, एंड नंबर 2 बी इट इज़ लोडेड विद सुपरफिशियल रिजेम्बलेंसेस। इसमें जो ऑप्शन सी एंड डी है, इट बिलीव्स इन मेंटेनिंग इक्विटेबल सिस्टम, ये गलत है। इट ऑल्सो रॉन्ग दैट इट इज स्पेकुलेटिव, एथिकल एंड मेटाफिजिकल। तो ऑप्शन ए एंड बी, मतलब स्टेटमेंट ए और बी सही है, जिसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन आसान सा आया था कि इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो कब सेटअप किया गया, तो ये 1990 में आपको बता दें कि सरकारिया कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशन किया गया था। हमारे भारतीय संविधान में इसकी स्थान कहाँ है, तो आर्टिकल 263 में इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में बात की गई है और इसकी सेटअप जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल थिंकर्स के एक ऑप्शन दिया गया था और दूसरा ऑप्शन दिया गया था उनके थॉट को। तो पॉलिटिकल थिंकर्स जो है उनके क्या क्या थॉट थे, तो हम लोग थॉट को पढ़ते हैं और उनके पॉलिटिकल किन के थॉट थे उनसे हम लोग मैच करते हैं। पहला, ए पर्सन हु इज रियली फ्री इज वन हु इज मॉरली फ्री। तो ये कौन कहे थे, तो ये हम देखते हैं कि कांट के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। इसके साथ साथ वर्किंग क्लास वुड डेवलप ट्रेड यूनियन कॉन्सेंसस, ये कौन कहे थे, तो इसकी बात हमें देखने को मिलता है लेनिन ने कहे थे। इसके बाद स्टेट इज एनवायरनमेंट ऑफ यूनिवर्सल माइंड, ये हीगल के द्वारा किया गया था, कहा गया था। इसके बाद पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, इसकी स्थापना किसने की थी, या ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो वो माओ त्से-तुंग, जो फादर ऑफ चाइनीज रेवोल्यूशन या फादर ऑफ चाइना जो है उनके द्वारा किया गया था। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म में हमें देखने को मिलता है उदारवाद, जिसके फादर ऑफ रियलिज्म हम लोग जॉन लॉक को कहते हैं, जिन्होंने लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की लिबर्टी की बात की। मतलब ये 3 जो ऐसे हैं वो नेचुरल राइट्स हैं और इनसे आपको कोई भी गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो इसमें इंडिविजुअलिज्म की बात की जाती है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की जाती है, इसमें फ्रीडम की बात की जाती है, लेकिन इसमें प्रैग्मेटिज्म की बात नहीं की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो आया था वो बुक्स एंड ऑथर से आया था। तो ये हालांकि थोड़ा सा टफ था, लेकिन आपको अगर एक भी बुक के नाम अगर इसमें याद रहते तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाते। चूंकि रॉबर्ट ए डहल का एक फेमस पुस्तक है प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, अगर आप सिर्फ इसको मैच कर लेंगे तो आप देखेंगे कि ऑप्शन सी जो है वो पूरा का पूरा फिर क्लियर आंसर हमें दिख रहा है। तो रॉबर्ट ए डहल, उनकी पुस्तक है प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी। इसके बाद R.H.S. क्रॉसमैन जो है उनकी पुस्तक है प्लेटो टुडे। इसके बाद C.W. एबरस्टीन है, उनकी पुस्तक है ग्रेट पॉलिटिकल थिंकर्स। इसके बाद हीगल जो है उनकी पुस्तक है फिलॉसफी ऑफ राइट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था और आई थिंक ये थोड़ा सा चैलेंजिंग था। इसमें पूछा गया था कि जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो पार्टी सिस्टम है उसमें डुवर्जन ने कॉन्सेप्ट दिया, सार्टोरी ने कॉन्सेप्ट दिया, उससे क्वेश्चन था। तो स्टेटमेंट ए था, डुवर्जन आर्ग्यू दैट सिंपल प्लूरिटी सिंगल बैलेट सिस्टम लीड्स टू टू पार्टी सिस्टम, बिल्कुल सही है। डुवर्जन एंड सार्टोरी आर्ग्यू दैट द सेकेंड बैलेट सिस्टम या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम लीड्स टू मल्टी पार्टी सिस्टम, ये भी सही है। रॉबर्ट माइकल्स जो है वो आर्टिकुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, बिल्कुल सही है। इसके बाद 2 मेन पार्टीज इन यूके एंड यूएसए आर मास पार्टीज, ठीक है, ये भी सही है, चूँकि हमको पता है जो यूके है वहाँ पे कंजर्वेटिव पार्टी हमें देखने को मिलता है, वहाँ पे लेबर पार्टी, वहीं यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी और हमें डेमोक्रेट पार्टी देखने को मिलता है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है इसका सही है, चूँकि ये सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। इसके बाद एक है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमिनिस्ट क्रिटिक। तो पेटमैन जो है वो फेमिनिस्ट क्रिटिक में वो आते हैं, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी। इसके बाद
जो है वो थिंकर्स के कुछ स्टेटमेंट है और उनका जो पावर के रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट था उससे क्वेश्चन आया था। तो पावर क्रिएट्स प्राइड, इन्होंने ये बात किसने की? तो ये बात हॉब्स ने किया था। पावर इज सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ये किसने कहा? तो ये C.J. फ्रेडरिक ने कहा था। पावर मीन्स सोल फोर्स, ये किसने कहा? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। या तो फिर पावर इज ओमनी प्रेजेंट, ये बात किसने की थी? तो ये बात माइकल फोकल जो एक पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है उन्होंने की थी। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे इसको तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी एवं आपके एग्जाम में ये जरूर काम आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 जो पूछा गया था वो ये था कि इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो हमें देखने को मिलता है द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये मॉरिस जॉन्स की पुस्तक है। पॉवर्टी एंड प्लेंटी इन न्यू इंडिया, ये अतुल कोहली की पुस्तक है। मायरन विनर की पुस्तक है पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया। लेकिन डेमोक्रेसी एंड डिस्कंटेंट जो पुस्तक है वो पॉल ब्रॉस का नहीं है बल्कि ये अतुल कोहली की पुस्तक है दोस्तों। तो इस तरह से इसका जो इनकरेक्टली मैच्ड है वो ऑप्शन बी है। इसके बाद डिपेंडेंसी थ्योरी से कॉन्सेप्ट आया था क्वेश्चन और इसमें मैच द फॉलोइंग करके आया था। तो समीर अमीन का क्या कॉन्सेप्ट है? तो समीर अमीन जो है उन्होंने उनकी जो बुक है वो एक्यूमुलेशन ऑन द वर्ल्ड स्केल पुस्तक है। एजी फ्रैंक जिनको हम लोग थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट के तौर पर जानते हैं, तो एजी फ्रैंक जो है उनकी पुस्तक जो है वो कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका है। इसके बाद कार्डोसो जो है उनकी कौन सी पुस्तक है? तो कार्डोसो की जो पुस्तक है वो डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट है। और पॉल स्वेजी जो है उनका कौन सा पुस्तक है? तो मोनोपोली कैपिटल है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर है 21 का वो है ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, हालांकि ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इसको ठीक से पढ़ लीजिए। इसमें हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में पूछा गया था और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि ABC तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन डी जो है कि पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू पनिश एनी पर्सन फॉर वायलेटिंग इट्स प्रिविलेजेस, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं उनको सस्पेंड भी किया जाता है। इसी कारण से आप देखते हैं कि पार्लियामेंट के सामने कई बार धरना प्रदर्शन चल रहे होते हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, ताकि जिनको सस्पेंड किया गया है उन्हें वापस लिया जाए। तो इस तरह से ABC इनका जो है वो तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो ये पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है वो वर्ल्ड लीडर के नाम में आते हैं और कौन जो है वो फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। तो हमें देखने को मिलता है जोसेफ ब्रॉज टीटो, जूलियस नेग्री, नासेर, सुकार्नो, एनक्रुमा, ये सारे जो हैं वो एक वर्ल्ड लीडर के तौर पे आते हैं जिन्होंने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आपको बता दें जब वर्ल्ड जो है वो कोल्ड वॉर के पीरियड में था, तो फर्स्ट वर्ल्ड के तौर पे हम लोग अमेरिका समर्थित देश को देखते थे, सेकेंड वर्ल्ड के तौर पे हम लोग USSR को देखते थे, रसिया को देखते थे। वहीं थर्ड वर्ल्ड जो है उसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्रीज़ के तौर पे देखा जाता था, जिसमें इंडिया भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पार्ट था, जिसकी लीडर सिर्फ जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन और एक कोटेशन बेस्ड आया था। हु सेड पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज लाइक ए वेदर, एवरीबडी talks of it but few understand it. This very important quotation was quoted by जोसेफ नाई। जोसेफ नाई के बारे में बता दें कि इन्होंने सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट दिया है और ये इंटरनेशनल रिलेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 जो है वो ये पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग डेवलपमेंट इन कंटेम्पररी इंडिया। तो आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लें, ठीक है। इसमें जो है ऑप्शन ए जो है इमरजेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज, रीजनल पार्टीज। ऑप्शन बी स्टेटमेंट डी growing politicization and mobilization on the basis of religion, region and caste, growing role of corporate money in the elections, growing classes and spatial divides across India, federalization, decentralization of Indian polity. So which of the development mentioned can be viewed as the concerns for the well-being of parliamentary democracy in India? इसमें देखने को मिलता है कि ऑप्शन जो है BCD ये राइट कंसिडर किया गया है, यानी कि ऑप्शन
बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो ये पूछा गया था, व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड। तो ये जून 1951 में किया गया था। आपको बता दें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसको कब बनाकर तैयार किया गया, तो इसको 26 नवंबर 1949 में बना दिया गया था पूरी तरह से। एवं इसे लागू कब किया गया, कब इसे अडॉप्ट किया गया, पूरी तरह से लागू किया गया, तो इसे 26 जनवरी 1950 को किया गया, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस डे को हम लोग रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो ये आया था कि पंछी कमीशन जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। पुंछी कमीशन जो है वो 2007 में इसकी सेटअप की गई थी और इसका जो मकसद था वो यूनियन स्टेट रिलेशनशिप को और कैसे बेहतर बनाया जाए इसके लिए किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड था, वो ये था, स्कॉलर्स आफ्टर फीलिंग disillusioned with a purely causal theory of politics prefer to accord some places to value, goals and norms in the स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स आर कॉल्ड। जहाँ पे हम लोग वैल्यू की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं, नॉर्म्स की बात करते हैं इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, दिस इज कॉल्ड एज नियो एम्पेरिसिस्ट, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 था, वो ये आया था, हु ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली ऑफिसर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। तो हमें देखने को मिलता है कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट्स में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बल्कि जो कैग है, कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ये उस मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द पीएम ऑफिस है, ये अलाउड नहीं होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 जो था वो ये आया था, इन रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल सिस्टम विच प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए सेड फॉर द फॉली ऑफ जस्ट वन मैन में स्पेल डिजास्टर फॉर द होल नेशन। तो ये जो स्टेटमेंट वो जिमी कार्टर के द्वारा दिया गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया था, विच वाज द लास्ट स्टेट वाज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो पंजाबी बोलने वाले के बेसिस पे पंजाब का गठन किया गया था। दिस वाज द लास्ट स्टेट विच वाज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 था, वो ये पूछा गया था कि it has been argued that India at the time of decolonization almost lacked all the ingredients that make liberal democracy a success contains the following statement factors। ये 5 फैक्टर्स दिए गए हैं, इनमें से पूछा गया है which of the factor mentioned above were the concerns for the long term success of Indian democracy। तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट डी, ये चारों स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट थे फॉर द कंसर्न ऑफ लॉन्ग सक्सेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। लेकिन जो फिफ्थ स्टेटमेंट है कि लैक ऑफ प्लूरिस्ट एंड अकोमोडेटिव कल्चर, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास प्लूरिस्टिक कल्चर है, हम ऑलरेडी मल्टी कल्चरलिज्म जैसे कॉन्सेप्ट को लेकर और अकोमोडेटिव कल्चर को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 था, वो ये आया था, कंसिडर द एग्जिस्टिंग एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन रिसेंट डिकेड्स इन इंडिया। आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और पूछा गया था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो स्टेटमेंट ए, स्टेट्स आर क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सही है। स्टेटमेंट बी, स्टेट्स आर क्रिएटेड इन रिकॉग्निशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट टेरिटोरियल आइडेंटिटी ग्रुप्स, सही है। स्टेट्स आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द इलेक्टोरल इंटरेस्ट ऑफ द नेशनल पार्टीज, बिल्कुल सही है। स्टेट्स आर क्रिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिकॉग्निशन ऑफ बेटर डेवलपमेंट रिकॉर्ड ऑफ न्यू स्टेट्स। क्या गवर्नमेंट न्यू रिकॉर्ड बनाना चाहती है न्यू स्टेट्स को डेवलप करके या न्यू स्टेट्स को फॉर्म करके? बिल्कुल नहीं, यानी कि ऑप्शन डी जो है या स्टेटमेंट डी जो है वो गलत है। राइट आंसर जो होगा वो ए बी सी स्टेटमेंट, यानी कि ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 था, वो ये पूछा गया था, वंस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट फॉर हाउ लॉन्ग कैन प्रोक्लेमेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी रिमेन इन द ऑपरेशन। तो इसको डिस्कस करने से पहले बता दें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 3 प्रकार की इमरजेंसी की बात की गई है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 में हम देखने को मिलता है कि नेशनल इमरजेंसी की बात की गई, जिसका यूज करके इंदिरा गांधी ने अपने टाइम में उस समय लगी थी। उसके बाद आर्टिकल 356 जिसमें स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल जिसे हम लोग बोलते हैं वो की जाती है, एवं आर्टिकल 360 जो है उसका यूज करके फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू की जा सकती है। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में नहीं लगी है, और अगर ये एक बार पार्लियामेंट से अप्रूव मिल जाता है जारी करने के बाद, उसके बाद वह इनफाइनाइट
टाइम के लिए ये लागू रह सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 जो था वो यह आया था कि एक्शन एंड रिलेवेंस जो है और बेटर टू बी वाउग दैन नॉन रिलेवेंटली प्रिसाइज, ये किन के द्वारा नारा दिया गया। तो पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है, जहाँ पे हम देखने को मिलता है कि डेविड स्टन 1969 में प्रेसिडेंशियल भाषण में वहाँ पे कहे थे पॉलिटिकल साइंस ग्रुप में, ऑर्गेनाइजेशन में। तो वहाँ पर पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है, इसकी जो एक नारा है वो एक्शन एंड रिलेवेंस जैसी चीज़ें हैं, और फादर ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है वो डेविड स्टन को ही माना जाता है। डेविड स्टन एक बहुत इंपॉर्टेंट विचारक है, उनके हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक सिस्टम थ्योरी में इनपुट आउटपुट मॉडल जो है वो उनका बेहतरीन प्रेजेंटेशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो ये पूछा गया था कि राइट टू एजुकेशन जो दिया गया, आर्टिकल 21A जो ऐड किया गया, ठीक है, वो कब किया गया, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको शामिल किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशनिंग द ऑथर एंड हिज बुक इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो हमें देखने को मिलता है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र लिखते हैं, मनु जो है मनुस्मृति लिखते हैं, कलहन जो है वह राजतंत्र लिखते हैं, लेकिन बाणभट्ट का पुस्तक मुद्रा राक्षस नहीं है, बल्कि मुद्रा राक्षस जो है वो कालिदास की पुस्तक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो ये पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 4 स्टेटमेंट दिए गए थे, जिसमें से पूछा गया था कौन सा करेक्ट है। अब स्टेटमेंट ए जो है वो करेक्ट देखने को मिलता है, चूँकि रिट जो है वो आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट जारी करते हैं। फिर रिट्स जो है वो हैबस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्वारंटो एंड सर्चुरेरी होते हैं, बिल्कुल सही है। इसके बाद 226 जो है हाई कोर्ट, वो भी सही है। लेकिन ऑप्शन स्टेटमेंट डी जो है कि रिट फॉर द प्रोटेक्शन फॉर फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी इशूड टू नॉन स्टेट बॉडीज़, ऐसी कहीं भी बात नहीं की गई है। देश में जो भी हैं, देश के जो भी नागरिक हैं, संस्थाएं हैं, उनके खिलाफ ये जारी की जा सकती है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट बीन बोरोड फ्रॉम इंग्लैंड। तो कैबिनेट सिस्टम इंग्लैंड से बोरोड किया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लैंड से, सिंगल सिटीजनशिप इंग्लैंड से, लेकिन फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि अमेरिका में खुद ड्यूअल सिटीजनशिप है वहाँ पे। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 40 जो था वो ये पूछा गया था कि वेयर द रूल्स रिगार्डिंग द डिपार्टमेंटल या डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी वाज मेड इन इंडिया। तो 1989 में देखने को मिलता है हमें कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से रिलेटेड जो कानून है वो बनाए गए थे। इसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है वो किस राज्य में इसके लिए बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ था, तो ये राजस्थान में शुरू हुआ था, हम सबों को पता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब पारित किया गया था, तो इसे 2005 में पारित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 जो था जो है वो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में था आपका कि द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड इज ए मल्टीपोलर मोमेंट इन ए यूनिपोलर वर्ल्ड। रीजन जो था दिया हुआ वो ये था कि अमेरिका रिमेन्स द वर्ल्ड प्री इमिनेंट एक्टर, बट इट इज ऑल्सो स्टेट्स मिलिटरली इन डेप्थ, फाइनेंशियली डिवाइडेड डोमेस्टिकली एंड अनपॉपुलर इंटरनेशनली। तो इसमें देखने को मिलता है कि असर्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है और रीजन जो है वो सही है, यानी कि ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू जो होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 43 क्वेश्चन नंबर 43 जो था वो ये आया था कि हु बिलीव दैट डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन एंड नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन वेर लिंक्ड विथ ईच अदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो माओ जेडोंग जो आपके चाइना के हैं उनके द्वारा ये बात की गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 जो है वो एक इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। पावर इज नेवर द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप एंड रिमेन्स एग्जिस्टेंट ओनली सो लॉन्ग एज द ग्रुप कीप्स टुगेदर। या तो ये जो बात है वो किसने की थी, तो ये हाना अरेंट ने इसकी बात की थी। दोस्तों हाना अरेंट को अगर कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि हाना अरेंट अपने आप में एक विशेष और एक अलग ही प्रकार की विचारक रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 जो था वो ये पूछा गया था कि किस केस में विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो फोर्थ जजमेंटल केस जो है 2004 में, ये जो है काफ़ी विवाद में रहा था। तो ये जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 46
वो ये पूछा गया था कि इनमें से कौन जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो हमें देखने को मिलता है कि एस.एम. लिपसेट की पुस्तक है पॉलिटिकल मैन, लासवेल की पुस्तक है हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, इसके बाद सुम्पीटर की पुस्तक है कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, लेकिन मैकियावर की पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 जो है वो ये पूछा गया था, विच ऑफ द countries was not a member of the commission appointment by the Security Council to solve Indo-Pakistan कश्मीर डिस्प्यूट। तो इसमें यूएसएसआर जो है वो शामिल नहीं हुआ था, बल्कि अर्जेंटीना, यूएसए, कोलंबिया जैसे देश जो है वो उस समय शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 48 इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी 2 जो आई थी, जिसे हम लोग ARC 2 भी कहते हैं, उसकी चेयरमैनशिप किसने की थी? तो उसकी चेयरमैनशिप जो है वो वीरप्पा मोइली के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 वो ये पूछा गया था, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर ऑफ कांग्रेस सिस्टम। जो कांग्रेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट रजनी कोठारी ने दिया है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके बारे में सही है? तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी, स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट डी, ये चारों स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो ये पूछा गया था, आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए कहा गया था इस इवेंट्स को, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस क्वेश्चन में खुद इसका आंसर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं, इसको खुद से भी अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले 1992 में आपके ओपन स्काई ट्रीटी होती है, इसके बाद केमिकल वेपन कन्वेंशन 1993 में होती है, इसके बाद 1997 में ओटावा लैंडमाइन कन्वेंशन होती है, और फिर ए यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी शॉर्ट जो है 2002 में होती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। हम आएंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट यानी कि पार्ट 2 के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बने रहिए।